हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो चलिए, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार सेशन लेकर के आया हूं आप सबके लिए। तो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर लक आप लोगों का साथ दिया तो जो आज का सेशन होने वाला है, इस सेशन से आपको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रश्न देखने को आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। लगातार इसको देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको लास्ट तक देखने से यह फ़ायदा होगा कि आप कुछ नया ज़रूर सीख कर यहाँ से जाने वाले हैं और बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, हम लोग अपने ज़बरदस्त सेशन को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ। आप लोग भी एनर्जाइज हो जाइए, पानी वानी पी करके और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, वो सब आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरा लिखेंगे। तो चलिए, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए और इसको ध्यान से समझिए और ऑप्शन आप लोग गेस कीजिए। उसके बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है। कूलाम प्रति इकाई वोल्ट, कूलाम प्रति इकाई वोल्ट मात्रक होता है। यानी कूलाम प्रति इकाई वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है? कैपेसिटेंस। ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। आइए देखते हैं कैसे करेक्ट है। आप लोग जानते होंगे कि Q बराबर क्या होता है? जो चार्ज हमारा Q होता है और कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन होता है? Q बराबर C इंटू वी। चार्ज जो होता है C इंटू वी होता है, ठीक। अब उसके बाद अगर हम यहाँ से C बराबर निकालें तो क्या होगा? C बराबर निकालना चाहे तो ये V इधर आकर के डिवाइड कर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपान V होगा। भाई ये Q बराबर CV हुआ। अब C को हम लोग क्या किए? C को यहीं पे छोड़ दिया और V को इधर पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ आकर के डिवाइड कर गया, तो Q बाई V हो गया। C बराबर Q बाई V। तो अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? यहाँ से ये जो हमारा चार्ज का मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलॉम्ब होता है। और वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो हमसे क्या पूछा है? कूलाम प्रति इकाई वोल्ट, यानी कि कूलाम पर यूनिट वोल्ट। कूलाम पर यूनिट वोल्ट किसका मात्रक है? तो कैपेसिटेंस का मात्रक है। देखिए कूलाम पर यूनिट वोल्ट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम पर यूनिट वोल्ट। तो ये हमारा किसका मात्रक हो गया? कैपेसिटेंस का मात्रक हो गया। तो आप लोग नोटबुक में इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग इसको कनेक्ट रहिए और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितना मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोग अगर इतना करके जाते हैं तो मैं 101% आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको एक भी टेक्निकल आपको बाहर नहीं होने वाला है। आपको यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम जो होता है, यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम 150 नंबर का टेक्निकल आता है। अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर लिए तो आप 150 में 140 से लेकर के 145 नंबर तक आप करके आएंगे। इतना मेरा वादा है आप लोगों से। बस आप लोग डेडिकेटेड रहिए
आप अपने आप से मोटिवेटेड रहिए कि हमको कुछ करना है, फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तब जा कर के आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप टाइम पास करेंगे तो टाइम पास करने में समय निकल जाएगा और समय निकलते देरी नहीं लगता है। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल डेडिकेटेड रहिए, किसी भी काम को मन से दिल से कीजिए। और मैं यहाँ पर आपको बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेकर के आने वाला हूँ। कहीं नहीं जाना है, कोई बुक आपको नहीं देखना है, जो मैं यहाँ करा रहा हूँ सब आप यहाँ से कीजिए। और सारी चीज़ एक एक चीज़ मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और डिटेल में एक्सप्लेन करने से आपको क्या फ़ायदा होता है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के साथ आपके और कई तरह के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं होता है। अगर मैं कराना चाहूँ, अगर अदर जगह पर आप लोग देखे होंगे तो क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आए और ऑप्शन टिक करा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों के लिए अलग पैटर्न और अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त और जानदार क्वेश्चन आने वाला है। इसमें भी आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, जो भी चीज आपको नोट करना होगा वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन पर ये देखिए क्या कह रहा है। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में हीट बोलते हैं, अपने प्रारंभिक मान के कितना गुना हो जाएगी। खाली स्थान में भरना है कि कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 3 गुना, ट्रिपल टाइम्स यानी 3 गुना, बी 1/3 यानी 1/3, सी 9 टाइम्स यानी 9 गुना, या फिर डी ऑप्शन है हमारा 6 गुना यानी 6 टाइम्स। तो आप लोग ऑप्शन गेस कीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोगों को क्वेश्चन देख करके पता चल रहा होगा क्वेश्चन किस लेवल का आप लोगों को कराया जा रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के दूर करने वाला हूँ। वो चीज़ आप लोगों से यहाँ पर अगर आप वीडियो देखते हैं बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ और नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो मैं आपको पूरा 100% विश्वास दिलाता हूँ आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आप लोग ऑप्शन गेस कर लिए होंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 9 गुना, ठीक, 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स। तो इसका सॉल्यूशन भी तो देखना चाहिए कैसे होगा 9 गुना। तो ऊष्मा का परिभाषा क्या होता है, हीट बराबर, आप लोग ये फॉर्मूला देखे होंगे, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। हीट को H से डिनोट कर रहे हैं, H बराबर I²RT। ये ऊष्मा का हमारा क्या है, फार्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे ही मैं अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा तो आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या फार्मूला है, H बराबर I²RT। अगर इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर I करेंट T टाइम्स तक फ्लो हो और उसका रजिस्टेंस हमारा क्या हो, R हो, तो हीट क्या होगा, I²RT। अब इसको हम लोग H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² लिख सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कैसे, तो देखिए R हमारा और T हमारा कांस्टेंट है इसमें, ठीक। R और T हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी अच्छी तरीके से कांस्टेंट टर्म के लिए बताया था कि अगर रजिस्टेंस किसी भी चीज़ का, मतलब किसी भी डिवाइस का रजिस्टेंस जो होता है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रजिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। रजिस्टेंस कब चेंज होगा, जब हम करना चाहें चेंज, ठीक है। तो चेंज कब होगा, जब हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल का, उस टाइम हमको पैमाना मिल जाता है कि आपको कितना रजिस्टेंस रखना है, कितना कंडक्टर का मटेरियल कौन सा यूज करना है। वो सब हम लोग डिजाइन के समय, अगर किसी भी इंडस्ट्री किसी भी फैक्ट्री में अगर कंडक्टर बन रहा है तो उसी समय हम अगर एक बार डिजाइन कर लिए, उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके रजिस्टेंस को या इसके लेंथ को या इसके मटेरियल को। एक बार ये पेन डिजाइन हो गया, ये मार्कर हमारा है, एक बार डिजाइन हो गया, अगर हम इसके कलर को चेंज करना चाहें या फिर इसके लेंथ को इंक्रीज करना चाहें तो क्या इंक्रीज हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये इंक्रीज तब होगा जब हमारा ये फैक्ट्री में जहाँ भी ये
तैयार होता है, जहाँ पर इसको बनाया जाता है, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं उस टाइम अगर हमको पता रहता कि इसकी लेंथ इंक्रीज करके थोड़ा और बड़ा रखना चाहिए था तो हम बड़ा रख सकते थे। लेकिन एक बार जब बंद करके तैयार हो गया और मार्केट में आ गया तो इसको हम लोग ना ही चेंज कर सकते ना ही बदल सकते हैं। उसी तरह से किसी भी डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, और टाइम भी हमारा कांस्टेंट होता है। किसी भी क्षण के लिए, किसी भी टाइम के लिए, यानी कि हम कह दें कि किसी भी टाइम के लिए यानी 2 मिनट के लिए हीट कितना होगा, तो ये 2 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। टाइम तो हम बढ़ा नहीं रहे हैं, टाइम को वेरी तो कर नहीं रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टाइम और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट टर्म को जब हम लोग हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है, तो हीट जो हो जाता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, आई स्क्वायर के। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगर किसी चालक में बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए, उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के कितना गुना हो जाएगा। ठीक, तो कोई कंडक्टर है, ठीक, इसमें बहने वाली धारा को हम लोग क्या कह रहे हैं कि 3 गुना कर देना है। ठीक, तो आई का मान हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई का मान हम लोग क्या रख दें, 3 गुना कहा है ना, तो 3 रख देते हैं। 3 यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो क्या हो जाएगा, जो उसमें क्या कह रहा है, उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग बस नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोग ध्यान से सुनिए, और जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं उसको आप लोग नोट कीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के अक्सर चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कांस्टेंटन में शामिल होता है। कांस्टेंटन किससे किससे मिल करके बना होता है, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है, कॉपर एंड निकिल, यानी कॉपर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तांबा और निकिल। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉपर एंड टंगस्टन। सी ऑप्शन हमारा क्या है, टंगस्टन एंड सिल्वर। डी ऑप्शन हमारा क्या है, सिल्वर एंड टिन। तो आप लोग ऑप्शन गेस कीजिए, उम्मीद करता हूँ गेस कर लिए होंगे। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। जो हमारा कांस्टेंटन होता है, कांस्टेंटन जो होता है हमारा क्या होता है, कांस्टेंटन एक तरह का एलॉय है। ठीक है, कांस्टेंटन एक तरह का एलॉय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेका बोलते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिखिएगा। ठीक है, इससे भी ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकता है कि कांस्टेंटन क्या है, 4 अलग अलग ऑप्शन दे दे, उसमें से एक एलॉय भी ऑप्शन दे सकता है आपको, तो आपको याद रहना चाहिए। तो कांस्टेंटन हमारा क्या है, एक तरह का एलॉय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है, यूरेका होता है। ठीक है, यूरेका कांस्टेंटन को यूरेका के भी नाम से जानते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तरह का एलॉय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेका बोलते हैं। ठीक, और यूरेका हमारा क्या होता है, किससे मिल करके बना होता है, यानी कि यूरेका यानी कांस्टेंटन, दोनों नाम सेम है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो यूरेका हमारा किससे किससे मिल करके बना होता है, 60% कॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, परसेंटेज भी आपसे पूछ सकता है कि कितने कितने परसेंट का मात्रा होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 60% कॉपर और कितना 40% हमारा क्या होता है, निकिल। 60% कॉपर और 40% निकिल होता है, जिसको हम लोग मिला करके क्या बनाते हैं, कांस्टेंटन। कांस्टेंटन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से यूरेका के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते रहेंगे। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, सबके पास पहुंच जाना चाहिए ये वीडियो। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
कि ये ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। कॉन्स्टेंटन किससे मिलकर के बना होता है, यानी कॉन्स्टेंटन में क्या शामिल होता है, शामिल यानी कॉन्स्टेंटन किस किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। तो पहली चीज़ हम लोग क्या सीखे कि कॉन्स्टेंटन हमारा क्या होता है, एलॉय होता है। कॉन्स्टेंटन हमारा क्या होता है, एलॉय होता है, जिसको हम लोग यूरेका के नाम से भी जानते हैं। और ये किससे किससे मिलकर के बना होता है, 60% कॉपर और 40% हमारा क्या होता है, निकिल। तो ये चीज़ आप लोग नोटबुक में अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे, ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार बना करके, ठीक है, पॉइंट वाइज आप लोग अच्छे तरीके से नोट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग नीचे अंडरलाइन भी कर देंगे, ठीक, ताकि आप लोगों की नज़र जो है जब भी आप रिवाइज करें तो आपकी नज़र डायरेक्ट वहीं पहुँचे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगला भी आने वाला है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और नया क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ है। प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ है, उत्पादन में प्रयुक्त शून्य, उत्पादन उद्योग जहाँ पर हमारा इंडस्ट्री होता है, जो इंडस्ट्री की बात कर रहा है कि इंडस्ट्री में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ क्या है, ये पूछा है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग प्रयुक्त शून्य विसर्जन को एक और नाम से इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ठीक, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको शून्य विसर्जन पद बोल रहे हैं, तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो ये क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ये कौन सा फैक्टर है, उस फैक्टर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है, उत्पादन के लिए कोई भी दोषयुक्त सामग्री उपयुक्त नहीं की जाती। उत्पादन के लिए कोई भी दोषयुक्त सामग्री उपयुक्त नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन के लिए कोई भी खतरनाक सामग्री उपयुक्त नहीं की जाती या नहीं होती है, ठीक, उत्पादन के लिए कोई भी खतरनाक सामग्री उपयुक्त नहीं होती है। कोई भी बहिस्राव नहीं छोड़ा जाता है, कोई भी बहिस्राव नहीं छोड़ा जाता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कोई हरा उत्पादन नहीं किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, यानी कोई बहिस्राव नहीं छोड़ा जाता है। कैसे, देखिए, अगर हम कोई भी हमारा फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसमें हमारा कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारी जो लिक्विड होगी, लिक्विड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ये कहता है कि आप कोई भी बहिस्राव आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे जिससे पब्लिक को हानि पहुँचे या नुकसान पहुँचे। यानी कि जो लिक्विड होता है क्या करते हैं कि वो नदी में बहा देते हैं, नदी में क्या करते हैं हम लोग, बहा देते हैं। इंडस्ट्री जो होता है वो नदी से कनेक्ट होता है, तो उनका जो लिक्विड होता है वो हम लोग नदी में बहा देते हैं। तो नदी में बहाने का मतलब कि आप बहाइए, लेकिन कोई ऐसा खतरनाक चीज़ ना बहाइए जिससे नदी में ज़्यादा प्रदूषण फैले, और अगर नदी का पानी लोग यूज करें तो उनको उस पानी से हानि पहुँचे, ठीक है। तो इस वजह से क्या करते हैं, जीरो विसर्जन पद का अर्थ यही कहता है कि आप कोई भी लिक्विड अगर बाहर, इंडस्ट्री से बाहर अगर आप छोड़ रहे हैं, नदी से बाहर अगर आप छोड़ रहे हैं, नदी में छोड़ रहे हैं, तो उसमें मतलब कि वो आपका लिक्विड उतना खतरनाक नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अगर नदी में जा कर के मिलता है पानी से, तो वो पानी अगर कोई व्यक्ति यूज करे तो उनको उससे हानि न पहुँचे, ठीक, नदी हमारा प्रदूषित न हो। इस वजह से हम लोग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मेथड का यूज़ करते हैं, ये हर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप लोग इसको नोट में लिख देंगे अपने नोट्स में अच्छे तरीके से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक अगली लेक्चर में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और अभी तक अपने अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए और लाइक बटन हिट करके अपना अटेंडेंस मार्क कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन अगली बार हम फिर लेकर के आने वाले हैं, तो ऐसे ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए।
इस चैनल से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली लेक्चर में एक बेहतरीन टॉपिक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।